दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी जंग को आलमी जंग के तौर पर देखा जाता है और जिसको रोकने के खातिर आलमी इदारे भी कूद पड़ते हैं। इन ममालिक में अगर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन की मिसाल दी जाए तो हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन इनके बावजूद दो ममालिक ऐसे हैं जो एक दूसरे को सफ़ा हसी से मिटाने पर तुले हुए हैं। इनमें से एक मुल्क दिफाई, मुआशी और बहुत सी पाबंदियों का शिकार है, लेकिन उसके सामने वाली ताकत उतनी ही मजबूत है। आज की इसी वीडियो में आपको ऐसे छोटे लेकिन बुलंदो बाला हौसले वाले मुल्क के बारे में बताएंगे कि जिसने अबाबील की तरह हाथियों के लश्कर को नकेल डाल दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईरान और इसराइल की बात करने जा रहे हैं, जिनकी कशीदगी हालिया हमास और इसराइल जंग के बाद बढ़ चुकी है। इस जंग के बाद इसराइल ने हमेशा की तरह ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए फिर से ईरान के ख़िलाफ़ जंगी अज़ाइम पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ईरान ने इस बार ऐसे जंगी हरबे इस्तेमाल किए हैं जिसने इसराइल को नाको चने चबवा दिए हैं और इसराइल को कानो कान खबर भी ना हुई कि इसकी ही सरजमीन पर ईरान ने कौन सा ख़तरनाक तरीन हथियार इस्तेमाल कर दिया है। दोस्तों, मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल ने एक खबर शाया की है जिसके मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक माहौलियाती हमला किया है और ये ईरान की जानब से फ़लस्तीन जंग के बाद एक और इंतकामी हमला है। द गार्डियन पर शाया की गई खबर के मुताबिक इसराइली हुकाम ने कहा है कि ईरान ने इनके समुंदर में एक ऐसा तेल फेंका है जिसकी वजह से इंसानी बहरान का खतरा है। खबर की गहराई में जाएं तो बहुत से और हकायक से भी पर्दा उठता है। दोस्तों, मामला यहाँ से शुरू हुआ कि एक तेल बरदार जहाज जो कि लीबिया से ईरान तेल लेने आया था और वापसी पर वो रास्ता भूल कर लीबिया मुड़ने की बजाय इसराइल की हदूद में दाखिल हो गया और इसराइली हुकाम की जानब से जो इतलात दी गई हैं उनके मुताबिक इस जहाज़ ने इसराइली हदूद में आकर तेल लीक करना शुरू कर दिया और इसराइली हुकाम को कई दिन बाद इसकी इत्तला मिली। इसके बारे में तहकीक तब शुरू की गई जब इस साहिल के करीब बहुत सारे जानवर इस जहरीले मादे से मरे हुए पाए गए। इस पर इसराइली साइंसदानों ने तहकीक करने का फैसला किया और नतायज ये अखज़ किए गए कि इस पानी में क्रूड ऑयल फेंका गया है जिसकी वजह से आबादी में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जैसे ही ये जहाज़ लीबिया गया, वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद ये वापस ईरान चला गया, जिसके बाद इसको अब तक ना पकड़ा गया है और ना देखा गया। दोस्तों, हालात इसराइल के काबू से बाहर होते जा रहे हैं और जैसे ही हमास ने इसराइल को शिकस्त दी है, इसने तब से ही नेतन्याहू को अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुका है। इसके साथ ये कैसे हुआ? दोस्तों, दूसरी जानब फ़लस्तीनी है जो कि किसी भी सूरत इसराइली जारियत से डरने को तैयार नहीं है और अपनी हरम अल अक्सा की हुर्मत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। फ़लस्तीन से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक फ़लस्तीन के कौमी इस्लामी ग्रोहों ने राम अल्लाह में फ़लस्तीन के परचम तले अवामी इस्तेकामती सरगर्मियों का दायरा वसी करने पर जोर दिया है, जबकि सेहूनी फौजियों ने एक और नौजवान फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया है। फ़लस्तीन के कौमी इस्लामी ग्रोहों की राम अल्लाह में एक नशिस्त हुई जिसमें आइंदा जुमे को योम गज़ब मनाने का फैसला किया गया है। फ़लस्तीनी ग्रोहों ने अपनी नशिस्त के इख्तिताम पर ऐलान किया है कि गाज़िब सेहूनी हुकूमत की मसनूई बाइकाट और इस गैर कानूनी हुकूमत के लिए अमरीकी हमायत की मुखालफत में मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। बयान में कहा गया है कि गाज़िब सेहूनी हुकूमत के मुकाबले में फ़लस्तीन की तहरीक के इस्तेकामत और फ़लस्तीनी कौम की कामयाबी से मसला फ़लस्तीन आलमी बरादरी के एजेंडे में सर फहरिस्त करार पाया गया और गाज़िब सेहूनियों के हमले और जारियतों से फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहमत इस्तेकामत के अज़्म इरादे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दार असना फ़लस्तीन की इस्लामी इस्तेकामती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के नायब सरबराह मूसा अबू मरज़ूक ने बैतुल मक़दस के शहरियों से अपील की है कि वह सेहूनी फ़ौजियों और गाज़िब सेहूनी इंतहा पसंदों की जहरियत का जवाब देने के लिए सहन अल बराक में नमाज अदा करें।
انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ صحن البراق مبارک مسجد اقصی کا ہی حصہ ہے، جہاں المغاربہ اور البراق کے نام سے 2 مساجد موجود ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں مسلمانوں کے قبلہ اول اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے مقام کا دفاع خدائے سبحان کا عطا کردہ ایک اعزاز اور نعمت ہے، اس لیے صحن البراق اور اس میں نماز کی ادائیگی کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، اور غاصب صہیونیوں کے لیے یہی بہترین جواب بھی ہوگا۔ دوستو، اسلامی جمہوریہ ایران کی افواج نے الیکٹرانک جنگ کی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں 4 فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مرکزی ایران کے صوبے اصفہان کے قریب جاری ان فوجی مشقوں کو اسکائی شیلڈ 1400 کا نام دیا گیا۔ ان مشقوں کا مقصد مختلف شعبوں میں 2 طرفہ الیکٹرانک سگنلوں کو کنٹرول اور پروسیس کرنا ہے۔ مائکرو ایئر وہیکل یا MAV اور حملہ آور ڈرون طیاروں کے مقابلے میں دفاعی صلاحیتوں اور توانائیوں کی جانچ پڑتال، الیکٹرانک جنگ کے سائے میں پہلے سے طے شدہ اہداف کو نامود کرنے کے لیے مائکرو ایئر وہیکل کو مطلوبہ علاقوں میں داخل کرنا، اور ایریل انٹر اسپیٹنگ کے ساتھ ساتھ سائبر ڈیفنس کے ریہرسل کرنا اسکائی شیلڈ 1400 فوجی مشقوں کے دیگر اہداف میں شامل ہے۔ فوج کے کوارڈینیٹر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے عصر حاضر کی جنگوں میں الیکٹرانک جنگ کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج نے الیکٹرانک جنگ کے لیے لازمی انفراسٹرکچر تیار کر لیا ہے، اور فوج کے مختلف یونٹ ان مشقوں کے دوران بھرپور الیکٹرانک جنگ کی طرح 2 طرفہ سگنلوں کی معلومات جمع کرنے کے علاوہ طے شدہ حربی کارروائیاں بھی انجام دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے انواع و اقسام کے الیکٹرانک جنگی آلات اور وسائل تیار کر لیے ہیں، جن میں پیراسائٹک اوسیلیشن جیمر اور ریڈار بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران الیکٹرانک وارفیئر کی تیاری میں تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہا ہے، اور اس نے اس شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ ایران نے حال ہی میں الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کی تیاری میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ عصر حاضر کی جنگوں میں کامیابی کے لیے عسکری طاقت، جنگی آلات اور روایتی ہتھیاروں کے متوازن استعمال کے ساتھ ساتھ دشمن کی فوجی طاقت اور اہم تنصیبات کے بارے میں معلومات کا حصول اور ان کا تجزیہ کرنا الیکٹرانک وارفیئر یونٹ کے ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دشمن کے الیکٹرانک سسٹم میں مداخلت اور اسے ناکارہ بنانا، جن میں ریڈیائی رابطے، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، لیزر شعاعیں اور ساؤنڈ نیویگیشن، رینگنگ یا سونار وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سارے آلات الیکٹرانک وارفیئر کا حصہ ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔